तो स्वागत है आप सबका 2023 के फर्स्ट संडे विद सुपर बैटल में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कल ऑब्सिडियन वर्सेस थॉर। अब इन दोनों में एक बात कॉमन है, कल ऑब्सिडियन ब्लैक ऑर्डर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है फिजिकली और थॉर एवेंजर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर अगर हम इनके फीट वाइज कंपेयर करें तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने मिलता है। जैसे एक तरफ थॉर है जिसने निडेविलर के रिंग्स को मूव किया है, बायफ्रोस्ट ब्रिज को तोड़ रखा है, फर्स्ट अपीयरेंस में ही फ्रोस्ट जायंट के प्लेनेट को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि थॉर रियलिटी स्टोन मतलब एथर के बैरियर में जाकर मेलिकेथ को मार चुका है, न्यूट्रॉन स्टार की फुल फोर्स को अपने ऊपर ली है और पावर स्टोन के डायरेक्ट टच और ब्लास्ट को भी सर्वाइव कर गया। वही दूसरी तरफ कल ऑब्सिडियन है जिसकी बॉडी का साइज थैनोस के बराबर है, लेकिन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कुछ खास नहीं है। माना कि ये बंदा आयरन मैन को ऑलमोस्ट खत्म कर देने वाला था, लेकिन स्पाइडरमैन के इंटरफेयर करने की वजह से इसकी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। कल ऑब्सिडियन ना तो आयरन मैन को मार पाया और ना ही स्पाइडरमैन को, उल्टा अपना हाथ कटवा लिया, वो अलग। हल्कबस्टर के सामने भी ऑब्सिडियन की नहीं चली। इनफैक्ट ब्रूस ने कल ऑब्सिडियन को वकांडा शील्ड से ही मरवा दिया था। ऐसे ही एंड गेम में तो एंटमैन ने कल ऑब्सिडियन को कुचल के मार दिया। इससे ये पता चलता है कि कल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल थॉर के बराबर नहीं है। और साथ में थॉर के पास थंडर पावर्स और गॉडली वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है, वही कल के पास अपना खुद का एक वेपन है जो हैमर और शील्ड दोनों का काम करता है। लेकिन ये वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के सामने नहीं टिकने वाला, ये बात तो पक्की है। इसलिए इस बैटल में अगर थॉर के पास वेपन नहीं भी हो तब भी वो आराम से जीत जाएगा। और अगर थॉर बिना होल्ड बैक किए लड़ाई करना शुरू कर दे तो शायद कल थॉर के सामने 2 मिनट भी ना टिक पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरमामू वर्सेस व्हाट इफ का डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ऐसा कहा जाता है कि डोरमामू तब से जिंदा है जब टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था, इसलिए कोई भी एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि डोरमामू ने आज तक कितने गैलेक्सी या यूनिवर्स को डार्क डायमेंशन का हिस्सा बनाया है। और डोरमामू इतना पावरफुल है कि अगर ये अपने पे आ जाए तो ये खुद एटर्निटी से लड़ जाएगा। और अभी के लिए तो डोरमामू इमॉर्टल है। एमसीयू में सिर्फ लिविंग ट्राइब्यूनल और एटर्निटी है जो एक 1v1 बैटल में इसे बीट कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ में एक बंदा है जो काफ़ी पावरफुल बन चुका है, और ये और कोई नहीं, स्ट्रेंज सुप्रीम है। जिसे हमने व्हाट इफ में देखा था, डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन यूनिवर्स तक को बर्बाद कर सकता है। और साथ में गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की बैकबोन भी यही था। अगर सुप्रीम स्ट्रेंज वहां पे ना होता तो बाकी के टीम मेंबर्स अल्ट्रॉन के हाथों कब के मारे गए होते। वैसे इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज ने 6 इन्फिनिटी स्टोन वाले अल्ट्रॉन से फाइट की थी। मतलब स्ट्रेंज पावर, स्पेस, माइंड, टाइम, सोल और रियलिटी को अपने मैजिक और डीमन जो उसने एब्जॉर्ब कर रखे उनके दम पर बराबरी के टक्कर दे रहा था। और एक तरह से स्ट्रेंज सुप्रीम भी इमॉर्टल है क्योंकि एब्जॉर्ब किए क्रिएचर स्ट्रेंज को डेथ से दूर रखते हैं। अब ये दोनों आमने सामने फाइट करने आ जाए तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेंज और डोरमामू को एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने स्ट्रेंज को गैलेक्सी को खाते हुए देखा है, तो हो सकता है कि स्ट्रेंज और डोरमामू को भी एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी डोरमामू का जीतना इंपॉसिबल है। इस बैटल में सुप्रीम स्ट्रेंज अपने मैजिक और एब्जॉर्ब किए हुए डीमंस को अपने फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकता है। और कोई रास्ता काम ना किया तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन है। वो डोरमामू को टाइम लूप में कैप्चर कर सकता है और आखिर में डोरमामू को सरेंडर करना ही पड़ेगा। इसलिए मैजिक पावर्स ने डोरमामू के सामने काम नहीं किया तो टाइम स्टोन की वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज जीत ही जाएगा। इसलिए अभी के लिए तो सुप्रीम स्ट्रेंज डोरमामू से ज्यादा पावरफुल है। और अगर कोई कमेंट में ये बोलने वाला है कि टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज का नहीं है, तो मैं बता दूं कि सुप्रीम स्ट्रेंज अपने यूनिवर्स में लास्ट सर्वाइवर है और कामरताज वह एग्जिस्ट नहीं करता है। और क्योंकि यूनिवर्स में अब बाकी कोई नहीं बचा, इसलिए अब वही उसका हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकी वर्सेस अल्ट्रॉन। अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में बकी ने तो नहीं, लेकिन कैप्टन अमेरिका ने अल्ट्रॉन से फाइट की है। वैसे तो वो अल्ट्रॉन का वीक वर्जन था, लेकिन उस फाइट में किसी भी हालात में कैप्टन अमेरिका नहीं जीतने वाला था। और अगर बकी अल्ट्रॉन से लड़ने आ जाए तो अल्ट्रॉन को बीट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो अल्ट्रॉन की बॉडी वाइब्रेनियम से बनी है जिसे डैमेज करना काफ़ी हार्ड है। और साथ में अल्ट्रॉन की स्ट्रेंथ किसी भी सुपर सोल्जर से ज़्यादा है और वेपन्स की भी अल्ट्रॉन के पास कोई कमी नहीं है। वैसे भी अल्ट्रॉन को हमेशा के लिए अगर मारना है तो उसे इंटरनेट से हटाना पड़ेगा। और बकी ने तो अभी कुछ सालों पहले ही मोबाइल चलाना सीखा है। इंटरनेट जैसी चीज़ों में उसका हाथ अभी काफ़ी टाइट है, इसलिए अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटाना बकी के बस की बात नहीं है। इसलिए अगर बकी और अल्ट्रॉन की फाइट होती है तो अल्ट्रॉन काफ़ी इजीली इस बैटल में जीत जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैनोस वर्सेस जायंट मैन। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब एंटमैन बड़ा बन जाता है तब उसे जायंट मैन बोला जाता है। और नॉर्मली हम सबको ऐसा लगता है कि जिस बंदे का साइज जितना बड़ा होगा वो उतना ही पावरफुल होगा, लेकिन ये रूल हमेशा काम नहीं करता है। अब जायंट मैन स्ट्रॉन्ग तो है क्योंकि उसके एक पंच ने लेवाइथन को नॉकआउट कर दिया था, पर जायंट मैन बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। जायंट मैन को हमने इजीली नॉकआउट होते हुए देखा है और साथ में जायंट मैन का स्टेमिना भी काफ़ी कम है। वही थैनोस की बॉडी बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसने हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल और वर्दी कैप्टन अमेरिका जैसे हैवी हिटर्स के पंचेस खा रखे हैं। और थैनोस के पास बैटल एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी हल्क की इक्वल है।
थैनोस अगर हल्क और थॉर जैसों को नॉकआउट कर सकता है तो उसके लिए एंटमैन को बीट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि एंटमैन का साइज कितना बड़ा है, थैनोस के सामने उसकी नहीं चलने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक ऑर्डर वर्सेस सर्टर। अब सर्टर एक स्काई फादर है जिसे अगर इटर्नल फ्लेम मिल जाए तो ओडिन के लेवल जितना वो पावरफुल बन जाता है, और ब्लैक ऑर्डर थैनोस के एडॉप्टेड बच्चे है। अब इटर्नल फ्लेम के साथ सर्टर इतना पावरफुल हो गया था कि ना तो हल्के पंच से उसे कोई फर्क पड़ा और ना ही हेला के नेक्रोसॉर्ड का। तो हल्क और हेला के सामने तो ब्लैक ऑर्डर कुछ भी नहीं है। कोर्वस ग्लेव एक स्टेल्थ वॉरियर है, मतलब ये ज्यादातर छुप के अटैक करता है, लेकिन पास्ट में ब्लैक विडो ने ही कोर्वस ग्लेव को नॉकआउट कर दिया था, इसलिए कोर्वस के लिए सर्टर को हराना इंपॉसिबल है। और प्रोक्सिमा मिडनाइट की भी सेम कहानी है। इसके पास अच्छी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और एक स्पेयर भी अटैक करने के लिए, लेकिन प्रोक्सिमा की पावर लेवल एक सुपर सोल्जर के आसपास की है। और अगर प्रोक्सिमा और कोर्वस ग्लेव सर्टर के सामने आ जाए तो शायद सर्टर अपनी हीट से ही इन दोनों को मार देगा। फिर आता है ब्लैक ऑर्डर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कल ऑब्सिडियन। अब कल ऑब्सिडियन की स्ट्रेंथ लेवल हम हल्क बस्टर के लेवल की बोल सकते हैं, लेकिन एमसीयू में कल ऑब्सिडियन ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे देखकर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये सर्टर को मार सकता है। कल ऑब्सिडियन तो आयरन मैन और स्पाइडरमैन से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा था और एंटमैन ने तो इसे अपने पैरों के नीचे कुचल के मार दिया था। तो जब एंटमैन को कोई दिक्कत नहीं हुई कल ऑब्सिडियन को बीट करने में, तो सर्टर तो एक स्काई फादर है। और रही बात एबोनी मॉ की, तो ये फिजिकली वीकेस्ट है ब्लैक ऑर्डर में, लेकिन सबसे पावरफुल भी यही है। और एबोनी मॉ ने डॉक्टर स्ट्रेंज को भी बीट कर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एबोनी मॉ स्काई फादर्स को भी बीट कर सकता है। एबोनी मॉ चीजों को बिना टच के मूव कर सकता है, लेकिन सर्टर के बॉडी को मूव करना बहुत बड़ी बात है। एबोनी मॉ ने अभी तक हाई लेवल टेलीकिनेसिस यूज नहीं की है, और फाइट के दौरान एबोनी मॉ सर्टर पर कुछ भी फेंक के मारे सर्टर को कुछ नहीं होने वाला। पर अगर सर्टर ने अपनी तलवार या फिर इटर्नल फ्लेम से एबोनी मॉ पर अटैक करना शुरू कर दिया तो एबोनी का मरना पक्का है, क्योंकि मॉ एनर्जी और एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए अगर सर्टर एबोनी मॉ के साइज का होता तो शायद एबोनी मॉ एक बार के लिए जीत भी जाता, लेकिन इटर्नल फ्लेम के साथ सर्टर एसगार्ड से भी बड़ा बन जाता है। इस फाइट में साइज और पावर लेवल का बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने मिलता है, इसलिए सर्टर बिना किसी दिक्कत के एंटायर ब्लैक ऑर्डर को बीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टर वर्सेस किंग गिडोरा। अब किंग गिडोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है जो डिफरेंट प्लैनेट्स पर जाकर वहां के लाइफ फॉर्म्स को खत्म कर देता है, और प्लैनेट अर्थ भी वो इसलिए आया था ताकि यहाँ की सारे लाइफ को खत्म कर दे, लेकिन इसी बीच गॉडजिला उसके रास्ते में आ गया। और दूसरी तरफ सर्टर है जो एसगार्ड की बर्बादी है। सर्टर के बिना रैग्नारोक साइकिल पूरी नहीं हो सकती, और सर्टर और किंग गिडोरा का साइज जितना बड़ा है उतनी ही पावरफुल एबिलिटीज इनके पास है। गिडोरा के पास ग्रेविटी बीम्स है जो गॉडजिला जैसे बींग्स को हर्ट कर सकती है, और नॉर्मल इंसान तो इसकी चपेट में ही आते डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। फिर ये मॉन्स्टर लाइटनिंग को भी चैनलाइज करता है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है, और अगर गलती से बॉडी पर डैमेज हो जाए तो ये खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। वही सर्टर के पास इटर्नल फ्लेम है जिसकी वजह से उसके पास स्काई फादर लेवल की पावर आ जाती है, और इसके बाद तो एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और सर्टर इतना ड्यूरेबल है कि उसे रीजनरेशन की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो वो पूरा आग से बना है, इसलिए वेपन और फिजिकल अटैक्स को उस पर ना के बराबर असर होता है। पर अब अगर सर्टर और किंग गिडोरा एक दूसरे के सामने आ जाए तो सर्टर के पास साइज का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। जहाँ एक तरफ किंग गिडोरा की हाइट 521 फीट है, वही दूसरी तरफ रैग्नारोक में जो सर्टर हमें देखने मिला उसकी हाइट 4 किलोमीटर थी, जो गिडोरा की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसलिए गिडोरा के बेसिक अटैक्स का तो सर्टर पर कोई असर नहीं होने वाला, और सर्टर की स्वॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ये स्वॉर्ड एक रियलम को डिस्ट्रॉय कर सकती है बिना किसी दिक्कत के। इसलिए सर्टर और गिडोरा की फाइट होती है तो सर्टर विनर बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो साइज का डिफरेंस, फिर सर्टर के पास एक स्काई फादर लेवल का वेपन है, और थर्ड सर्टर पूरा आग से बना है, और इटर्नल फ्लेम के साथ सर्टर को आज तक किसी ने बीट नहीं किया, ना ही हल्क ने, ना ही हेला ने, ना ही थॉर ने, और ना ही ओडिन ने। ओडिन ने बस सर्टर की इटर्नल फ्लेम उससे छीन ली थी, बाकी सर्टर तो अपने रियलम में आराम से बैठा हुआ था। और रही बस स्काई फादर्स की, तो ये लोग टाइम आने पर गैलेक्सी तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एमसीयू में इन्हें डी पावर कर दिया है, लेकिन ओडिन, जियोस, सर्टर और थॉर जैसों के लिए मॉन्स्टर्स को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्काई फादर लेवल के लोग रियलम्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि सर्टर ने रैग्नारोक में किया। तो जो बंदा एक रियलम को सिर्फ अपने तलवार से डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके सामने एक स्पेस मॉन्स्टर क्या ही कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्क बस्टर वर्सेस गमोरा। अब हल्क बस्टर को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था हल्क को बीट करने के लिए, और गमोरा को डेडलेस्ट वुमेन इन द गैलेक्सी बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गमोरा गैलेक्सी में सबसे पावरफुल हो गई। गमोरा की टॉप लेवल की फीट सिर्फ नेबुला को फाइट में हराना है। ये बात अलग कि गमोरा को थैनोस ने ट्रेनिंग दी है, लेकिन फिर भी हल्क बस्टर को बीट करना गमोरा के बस की बात नहीं है।
हो सकता है कि अपने स्वॉर्ड्स और गन से गमोरा हल्कबस्टर को थोड़ा डैमेज दे दे, लेकिन हल्कबस्टर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट गमोरा जैसे असैसिन के लिए तो। और अगर हल्कबस्टर ने गमोरा के साथ उस तरह फाइट करना शुरू कर दी जैसे वो हल्क के साथ कर रहा था, तो उस सिचुएशन में तो गमोरा का मरना पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेबुला वर्सेस आयरन मैन। अब इन दोनों में एक बात सिमिलर थी कि इन दोनों की बॉडी ना चाहते हुए भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन गई। नेबुला को थैनोस ने चलती फिरती मशीन बना दिया और टोनी स्टार्क ने अपनी जान बचाने के लिए आर्क रिएक्टर अपने चेस्ट में फिट कर दिया था, हालांकि वो बाद में निकल भी गया। लेकिन अगर हम नेबुला का पास्ट चेक करें तो वो हमेशा से हारती आई है, फिर चाहे वो गमोरा हो, थैनोस हो या फिर खुद उसके एक वेरिएंट। और नेबुला की बॉडी में मैकेनिकल हिस्से है, लेकिन वो स्पेसिफिक पार्ट उसे बहुत ज़्यादा पावरफुल या एडवांस नहीं बना देते हैं। बस ये है कि बॉडी पे डैमेज होने के बाद वो उन पार्ट्स को चेंज कर सकती है। और अगर बात करें आयरन मैन की, तो आयरन मैन तो खुद एक चलता फिरता वेपन है। मार्क 85 को ही ले तो वो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसके नैनो पार्टिकल्स आर्मर्स को खुद हील कर लेते हैं। लेकिन साथ में टोनी स्टार्क अपने मन मर्जी के वेपन्स भी बना सकता है। और आयरन मैन चाहे तो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो नेबुला के मूव्स कॉपी कर सकता है और हैंड टू हैंड बैटल में उसे बीट कर सकता है, ठीक जैसे उसने कैप्टन अमेरिका के साथ किया था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि किसी वजह से टोनी नेबुला के मूव्स कॉपी ना कर पाया, तो उसके बाद भी आयरन मैन के पास मिसाइल्स और रिपल्सर्स की कोई कमी नहीं है। इसलिए अगर हम मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 5 आर्मर को साइड रखें तो टोनी कोई भी आर्मर नेबुला के सामने पहनकर आ जाए, नेबुला का हारना पक्का है। पर मार्क 1, 2 और 5 इसलिए नेबुला के सामने नहीं टिकने वाले क्योंकि मार्क 1 बल्कि और स्लो है, मार्क 2 में वेपन्स नहीं है और मार्क 5 में वेपन के नाम पर सिर्फ रिपल्सर है और ये उड़ भी नहीं सकता। तो अगर इन आर्मर्स को हम साइड रख दे तो नेबुला के जीतने के चांसेस आयरन मैन के सामने बिल्कुल जीरो है। लेकिन नेबुला के हार के साथ आज के संडे विद सुपर बैटल के सारे क्वेश्चंस यही कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।